ये वैदिक पीरियड का तीसरा पार्ट है जो मैं आप लोगों को पब्लिश कर रहा हूँ। आप लोग इसे देखें, समझें और लाभ उठाएं। इसके अलावा आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें जिससे अन्य लोगों को भी इससे फ़ायदा प्राप्त हो सके। धन्यवाद। प्रिय छात्रों, मैं आप लोगों को वैदिक काल का इतिहास पढ़ा रहा हूँ, क्लास 9th का ICSE बोर्ड का। मैंने आप लोगों को इससे पहले 3 वीडियो ऑलरेडी पब्लिश कर चुका हूँ, जिसे आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये चौथा वीडियो है जिसमें हम आपको वैदिक काल के इतिहास के बारे में, वैदिक काल के एजुकेशन, शिक्षा के बारे में हम आपको बताएंगे कि उस समय की शिक्षा व्यवस्था कैसी थी और किस तरह से पढ़ाई लिखाई होती थी। तो आप लोग ध्यान दें और ये वर्ड टू वर्ड मीनिंग आपको मैं बताता हुआ एक एक बात एक्सप्लेन करूँगा, जिससे कि आपकी समझ इस काल के बारे में बहुत अच्छी हो जाएगी। तो वीडियो का आरंभ करते हैं। एजुकेशन वाज इम्पार्टेड थ्रू प्राइवेट गुरुज। तो उस समय का जो एजुकेशन था वो प्राइवेट गुरुज द्वारा इम्पार्ट होता था। मतलब व्यक्तिगत गुरु लोग शिक्षा दिया करते थे। उन दिनों शिक्षा की व्यवस्था ऐसी थी कि व्यक्तिगत गुरु लोग गुरुकुल खोल के रखते थे और उसमें बच्चे जाकर शिक्षा ग्रहण करते थे। द रेजिडेंस ऑफ द गुरु, गुरु का जो घर होता था, कॉल्ड द गुरुकुल, उसे गुरुकुल कहा जाता था। मीनिंग द फैमिली ऑफ द गुरु, जिसका अर्थ, शाब्दिक अर्थ होता है गुरु का परिवार। हैड बिकम द मोस्ट सैक्रेड इंस्टीट्यूशन, यह सबसे अधिक पवित्र संस्था बन गई थी। द गुरुकुल्स वर ऑफन लोकेटेड ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी, जो गुरुकुल उन दिनों हुआ करते थे वह अक्सर स्थित हुआ करते थे शहर से बाहर, आउटस्कर्ट में, जंगली एरियाज में या शहर से बाहर। एंड इवन इन फॉरेस्ट, और यहाँ तक कि जंगलों में भी हुआ करते थे। द स्टूडेंट्स लिव्ड देयर, छात्र वहाँ रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे। द गुरु ट्रीटेड हिज स्टूडेंट्स लाइक हिज ओन चिल्ड्रन, जो उस समय के गुरु हुआ करते थे वह अपने स्टूडेंट्स को, अपने छात्रों को, अपने शिष्यों को अपने खुद के बच्चों की तरह मानते थे, व्यवहार करते थे। द स्टूडेंट वाज रिक्वायर्ड टू डू हाउस होल्ड कोर्स ऑफ हिज टीचर, जो स्टूडेंट होता था उन दिनों का, जो शिष्य होता था, उसको अपने टीचर यानी अपने गुरु के सारे घरों के काम भी करने पड़ते थे। ही हैड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, उसे सुबह में उठना भी पड़ता था। टेक अ बाथ, नहाना होता था। एंड चैंट द वैदिक मंत्राज, और वैदिक मंत्रों का उच्चारण करना होता था। मोस्ट ऑफ द टीचिंग वाज डन ओरली, ज़्यादातर जो शिक्षा दी जाती थी वो ओरली थी, रिटर्न नहीं थी, लिख कर नहीं, बोल करके ही बताई जाती थी। एट द कंप्लीशन ऑफ द एजुकेशन, शिक्षा पूर्ण होने पर, आई स्टूडेंट यूज्ड टू गिव गुरु दक्षिणा। तो जब शिक्षा पूरी होती थी तो अक्सर जो शिष्य होते थे वो अपने गुरुओं को दक्षिणा देते थे। अ गिफ्ट टू हिज टीचर, जो अपने टीचर को एक गिफ्ट हुआ करता था। द गुरुज वर ग्रेटली रेस्पेक्टेड एंड रिवर्ड, तो जो गुरु थे उन लोगों का बहुत सम्मान हुआ करता था उन दिनों। द मेन ऑब्जेक्ट्स ऑफ एजुकेशन वाज टू ब्रिंग अबाउट फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ऑफ द प्यूपिल्स, जो मेन एस्पेक्ट्स होते थे उस समय की शिक्षा व्यवस्था के, वो लाना होता था। टू ब्रिंग अबाउट फिजिकल, कि वो अपने शिष्य को शारीरिक रूप से, दिमागी रूप से और आध्यात्मिक रूप से अपने स्टूडेंट्स को विकसित कर पाएँ, अपने शिष्य को विकसित कर पाएँ। ये उस समय के गुरुकुल के गुरुओं का मेन उद्देश्य हुआ करता था। द सब्जेक्ट्स ऑफ स्टडी
इंक्लूड द वेदाज, जो सब्जेक्ट थे पढ़ाई के उनमें शामिल था वेद, पुराणाज, ग्रामर, मैथमेटिक्स, एथिक्स, लॉजिक्स एंड मिलिट्री साइंस। जो सब्जेक्ट हुआ करते थे शिक्षा में उनमें शामिल था वेदों के बारे में जानकारी, पुराणों के बारे में जानकारी, संस्कृत के ग्रामर के बारे में जानकारी, मैथमेटिक्स के बारे में जानकारी, एथिक्स और लॉजिक्स के बारे में जानकारी और मिलिट्री साइंस, सैनिक विज्ञान की भी जानकारी दी जाती थी। 2 वुमेन टीचर्स, 2 वुमेन टीचर्स हुई थी उस समय, नेम्ड मैत्रेयी एंड गार्गी, जिनके नाम मैत्रेयी और गार्गी थे। कंसिडर्ड गिफ्टेड एंड वर ग्रेटली रिस्पेक्टेड, और उनको गिफ्टेड माना जाता था, जैसे कि ईश्वर ने कोई वरदान दे दिया हो उन्हें और उन्हें इतनी सारी जानकारी थी तो उन्हें गिफ्टेड कहा जाने लगा, ईश्वर द्वारा प्रदत्त उनमें योग्यता थी। एंड वर ग्रेटली रेस्पेक्टेड, और उनका बहुत ही सम्मान होता था। फूड, ड्रेस एंड अम्यूजमेंट, तो फूड, ड्रेस और अम्यूजमेंट के बारे में आप यहाँ समझेंगे कि उन दिनों के लोग फूड का भोजन क्या था, कपड़े कैसे पहनते थे और उनके मनोरंजन के साधन क्या थे। द मेन सीरियल्स प्रोड्यूस्ड बाय द ऋग्वेदिक पीपुल, जो मुख्य अनाज के दाने ऋग्वेदिक पीपुल पैदा करते थे, वो था बार्ली, जौ मेन अनाज का दाना था जो उस समय पैदा किया जाता था। बीट एंड राइस वर नॉट नोन टू देम, बीट और राइस के बारे में उन्हें जानकारी नहीं थी। हाउएवर, हालांकि इन लेटर वैदिक टाइम्स, जो वैदिक काल के अंत में, देयर इज एविडेंस ऑफ यूजिंग राइस, तो वहाँ पर कुछ सबूत मिलते हैं कि वो लोग चावल का भी प्रयोग करते थे। बिरही, और उस समय चावल को वरही कहा जाता था। काउज वर डोमेस्टिकेटेड, गायों का पालन किया जाता था। एंड मिल्क, और दूध निकाला जाता था। एंड मिल्क प्रोडक्ट लाइक, और दूध के प्रोडक्ट भी निकाले जाते थे, जैसे द गुरुकुल सीन आप देखें गुरुकुल का, किस तरह उस समय शिक्षा व्यवस्था थी और कैसे पढ़ाया जाता था। पिक्चर में दिख रहा है, ज़मीन पर बैठ करके पढ़ाया करते थे। तो अभी हम आपको बता रहे थे कि काउज वर डोमेस्टिकेटेड, काउज डोमेस्टिकेट किए जाते थे और मिल्क प्रोडक्ट बनाए जाते थे, जैसे कि कर्ड, बटर, घी एक्सेट्रा, ये सब बनाए जाते थे। वर यूज्ड, इसका इस्तेमाल होता था। सोमा, अ काइंड ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक, सोमा जो सोम नाम का एक इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक हुआ करता था उस समय। वाज कंज्यूम्ड, पिया जाता था। ड्यूरिंग फेस्टिवल्स, त्योहारों के दौरान। एंड रिलीजियस सेरेमोनीज, और धार्मिक उत्सवों में पिया जाता था। तो द क्लोथ्स ओर्न वर सिंपल, जो कपड़े पहने जाते थे उस समय वो साधारण हुआ करते थे। दे कंसिस्टेड ऑफ एन अंडर गारमेंट, उनमें एक अंडर गारमेंट होता था कॉल्ड निबी, जिसे निबी कहा जाता था, या और धोती, नीचे पहनने वाला कपड़ा होता था जिसे निबी या धोती कहा जाता था। एन अपर पीस कॉल्ड, एक ऊपर का भी कपड़ा पहनते थे वो लोग, जिसे वासा कहा जाता था, या हम शर्ट कह सकते हैं। एन ओवर गारमेंट वाज नोन एज अधिवासा, एक ओवर गारमेंट हुआ करता था जिसका नाम अधिवासा था। अ लूज पीस ऑफ क्लोथ, एक ढीला कपड़ा होता था, कपड़े का टुकड़ा होता था। मैन और टर्बन्स, उस समय के आदमी लोग टर्बन्स पहनते थे, पगड़ी बांधते थे। देयर वर कस्टम्स ऑफ बियरिंग एनिमल स्किन्स, जानवरों की खाल पहनने का भी रीति रिवाज था। सम ऑफ द
साधुज, हर्मिट्स, कुछ साधु लोग जिन्हें सन्यासी लोग या ऋषि लोग, और डियर स्किन मतलब हिरण की खाल पहनते थे, नोन एज मृग छाल, जिसे मृग छाल कहा जाता था। मेन केप्ट लॉन्ग हेयर, लोग बड़े बड़े बाल रखते थे। ऑर्नामेंट्स वर ओर्न बाई बोथ मेन एंड वुमेन, गहने पुरुष और औरतें दोनों पहनते थे। द ऑर्नामेंट्स वर मेड ऑफ गोल्ड, जो उस समय के गहने हुआ करते थे वो सोने के बने होते थे, चांदी के, हाथी दांत के या फिर प्रेसियस स्टोन्स के बने हुआ होते थे। सम प्रेसियस स्टोन्स कीमती पत्थरों के बने होते थे। तो सम ऑफ द कॉमन आइटम्स, जो कॉमन आइटम्स होता था अब ज्वेलरी का, वर इयरिंग्स, जो सामान्य लोग पहनते थे, ज़्यादातर लोग पहनते थे वो इयरिंग थी, मतलब कान का बाला, रिंग्स अंगूठी, एंकलेट पावजेब, ब्रेसलेट हाथ में पहनने वाला कड़ा, नेकलेस गर्दन में पहनने वाला हार, ये सब हुआ करता था। तो द मेन अम्यूजमेंट इन बोथ द वैदिक पीरियड्स, जो मेन अम्यूजमेंट का साधन था, मनोरंजन का साधन था दोनों ही वैदिक पीरियड्स वर चैरियट रेसेज, वो रथ की दौड़ होती थी, रथ का दौड़, हॉर्स रेसेज या घुड़दौड़, डांसिंग नाचना, नाच का कंपटीशन, सिंगिंग एंड हंटिंग, ये सब मनोरंजन के साधन उन दिनों हुआ करते थे। डांसिंग नाचना, सिंगिंग गाना और हंटिंग शिकार करना, ये सब मनोरंजन के साधन हुआ करते थे। तो द चीफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वर द ड्रम, जो चीफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था, सबसे मुख्य वाद्य यंत्र था वो था ड्रम, तबला या नगाड़ा कह सकते हैं, फ्लूट, बांसुरी, मृदंग एंड ल्यूट, ये सब उस समय के वाद्य यंत्र थे जिसे लोग बजाकर अम्यूजमेंट किया करते थे। पीपुल पार्टिसिपेट इन कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स, पीपुल कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते थे, फेस्टिवल्स में, मतलब जो कह सकते हैं कि ऐसे स्पोर्ट्स में भाग लेते थे जिनमें शर्तें लगी होती थी जीत हार की, और फेस्टिवल्स और गैम्बलिंग, इन सब में लोग पार्टिसिपेट करते थे, मतलब पहुंचते थे और उसमें इकट्ठा होकर के एक साथ भाग लेते थे। रिलीजियस बिलीव्स, उस समय का जो धार्मिक मान्यता थी उसके बारे में अब हम आपको बताने जा रहे हैं। तो उस समय की धार्मिक मान्यता क्या थी। द पीपुल इन द वैदिक एज, जो वैदिक एज के पीपुल थे, वर्शिप्ड फोर्सेज ऑफ नेचर, तो वैदिक काल के लोग जो भी शक्तियाँ हैं प्रकृति की, उनकी पूजा करते थे। दे पर्सनिफिकेड दीज नेचुरल फोर्सेज, उन्होंने इन्हीं प्राकृतिक शक्तियों को पर्सनिफाइड कर दिया था, व्यक्ति के रूप में मान लिया था। एंड लुक्ड अपॉन देम एज लिविंग बींग्स, और उनको जीवित जीवों के रूप में मानते थे। टू होम दे गेव ह्यूमन आर एनिमल ट्रिब्यूट्स, जिन्हें वह मनुष्यों का या फिर जानवरों का उपहार देते थे। अ लार्ज नंबर ऑफ गॉड्स आर मेंशन्ड इन द ऋग्वेद, बहुत सारे देवताओं को ऋग्वेद में बताया गया है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमंगस्ट दीज गॉड्स, उन देवताओं में जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वाज इंद्रा, वो इंद्र थे। टू होम 250 हिम्स आर डिवोटेड, जिनको 250 श्लोकों से उनकी भक्ति की गई है, पूजा की गई है इन ऋग्वेद में। ही वॉज ऑल्सो नोन एज द पुराण दारा, उनको पुरंदर के नाम से
पुरंदर के नाम से भी जाना जाता था। आ ब्रेकर ऑफ फोर्ट्स, जो किलों को तोड़ सके, किलों को तोड़ने की जिसमें क्षमता हो, पुरंदर। एंड इसका जो मीनिंग है पुरंदर का, वो है किलों को तोड़ने की क्षमता रखने वाला। एंड जितेंद्र, अभिनर, जितेंद्र जो जीत सके। ही इज कंसिडर्ड एज द रेन गॉड, उनको बारिश के देवता के रूप में मान्यता प्राप्त थी। हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग रेनफॉल, ऐसा माना जाता था कि उन्हीं के कारण बारिश आती है, उनके बिना बारिश नहीं आ सकती, बिना उनकी इच्छा के। The second position is held by अग्नि, जो दूसरा पोजीशन प्राप्त था देवताओं में, जो दूसरा महत्वपूर्ण स्थान जिनको प्राप्त था वो थे अग्नि। द फायर गॉड, अग्नि को, आग को देवता माना गया था, फायर गॉड को अग्नि देव माना गया था। ही इज रिगार्डेड एज एन इंटरमीडिएटरी बिटवीन गॉड्स एंड मैन, उनको ईश्वर, देवताओं और मनुष्यों के बीच संबंध बिठाने के लिए, मतलब बीच का माध्यम माना गया था, इंटरमीडिएटरी माना गया था। फॉर ही कंज्यूम्स द सेक्रीफाइशियल ऑफरिंग्स, क्योंकि वो बलिदान किए हुए जितने भी ऑफरिंग्स होते थे वो उसे खा जाते थे। एंड कैरीज देम टू द गॉड्स, और वो देवताओं तक पहुंचाते थे इन द फॉर्म ऑफ स्मोक, धुआं के रूप में। द थर्ड पोजीशन इज ऑक्यूपाइड बाय वरुणा, जो तीसरा पोजीशन प्राप्त था देवताओं में, जो तीसरे नंबर की पद प्रतिष्ठा प्राप्त थी देवताओं में, वो वरुण को था। द गॉड ऑफ वाटर, जो पानी के देवता थे, क्लाउड के और ओशन के और रिवर के, मतलब पानी, बादल, समुद्र और नदियों के देवता वरुण को तीसरा स्थान प्राप्त था। ही डिटरमाइंस द पाथ फॉर ऑल स्टार्स इन हेवन, वो सारे तारों के रास्ते को सुनिश्चित करते थे स्वर्ग में। वरुणा इज रिगार्डेड एज द अपहोल्डर ऑफ नेचुरल और कॉस्मिक ऑर्डर, वरुण को माना जाता था कि वह प्राकृतिक या कॉस्मिक ऑर्डर को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। देयर वर मेनी अदर वैदिक गॉड्स, और भी कई वैदिक गॉड्स थे, जैसे कि वायु, द गॉड ऑफ विंड, सूर्य, सन गॉड, यमा, लॉर्ड ऑफ डेथ, रुद्रा, गॉड ऑफ स्टार्म्स, रुद्र जो तूफान के देवता थे, और सन को तो आप समझ ही रहे हैं, प्रकाश के देवता, यम मौत के देवता, और वायु गॉड ऑफ विंड, हवा के देवता। इन देवताओं को मान्यता प्राप्त थी और इनकी पूजा होती थी। सम गॉडेस वर आल्सो वर्शिप्ड, कुछ देवियों की भी पूजा होती थी। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीमेल गॉडेस, जो सबसे महत्वपूर्ण फीमेल गॉडेस थी, देवी थी, वाज ऊषा, ऊषा नाम से उन्हें जो है संबोधित किया जाता था। द गॉडेस ऑफ डॉन, जो प्रभात की देवी हुआ करती थी। अदर इम्पॉर्टेंट फीमेल डेटीज वर, जो दूसरी महत्वपूर्ण महिला देवियाँ थीं वो थी पृथ्वी, अ पर्सनिफिकेशन ऑफ द अर्थ, जो धरती का ही मानवीकरण करके किया गया था कि इसके अंदर एक देवी रहती है जिनका नाम पृथ्वी है। अदिति, द ग्रेटर मदर ऑफ गॉड्स, अदिति जो देवताओं की सबसे बड़ी माँ थी। रात्रि, द स्पिरिट ऑफ द नाइट,
रात्रि, जिसे रात की आत्मा कहा जाता है, और अरण्यानी अरण्यानी द लेडी ऑफ द फॉरेस्ट, और वन देवी, अरण्यानी का मतलब वन देवी जो जंगल की देवता थी। दिसना द गॉडेस ऑफ वेजिटेशन, और दिसना नाम की देवी थी जो सभी हरे पेड़ पौधों की देवी थी। ऑल दीज गॉड्स, ये सभी देवता, वर इवोक्ड एंड प्रोपिटिएटेड, ये सभी देवताओं को जगाया जाता था और प्रोपेट किया जाता था। एट यजनाज, बुलाया जाता था जब यज्ञ होते थे और सैक्रिफाइसेज या बलिदान का कार्य होता था। ऑर्गेनाइज्ड बाय द चीफ्स एंड परफॉर्म्ड बाय द पेरिस्ट, जिसे ऑर्गेनाइज करते थे अमीर लोग, जिनको बड़ा पद प्रतिष्ठा प्राप्त थी, जैसे राजा इत्यादि, और उसे पुजारी लोग उसको परफॉर्म करवाते थे। द गॉड्स इन ओक इन सेक्रीफाइसेज supposedly rewarded the sacrificers with success in wars। तो जो देवता होते थे, जो जिनको सेक्रीफाइस दिया जाता था, ऐसा माना जाता था कि वह इनाम देते थे जो सेक्रीफाइस करता था उसे, विद सक्सेस इन वार्स, कि उनका युद्ध के मैदान में विजय प्राप्त हो उनको। प्रोगेनी इंक्रीज इन कैटल एंड लॉन्ग लाइफ, जो भी परेशानी होता था जानवरों को या लंबी लाइफ में, उसमें वो मदद करते थे। इट आल्सो इंक्रीज्ड इन इनकम द इनकम ऑफ द पेरिस्ट्स, ये जो है पुजारियों के इनकम को बढ़ाता था थ्रू दाना एंड दक्षिणा, दान और दक्षिणा के माध्यम से पुजारियों का इनकम बढ़ता था, इन्हीं सेक्रीफाइसेज के और यज्ञों के माध्यम से। चेंजेज विच अकर्ड इन द मटेरियल लाइफ ऑफ द पीपल टुवर्ड्स द एंड ऑफ द अर्ली वैदिक एज, जो चेंजेज आए मटेरियल लाइफ में पीपल के, जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, और वैदिक पीरियड का जो वैदिक पीरियड की शुरुआत में था, उससे caused many changes in their attitude, जिसके कारण उनके व्यवहार में काफ़ी अंतर आया, टुवर्ड्स गॉड्स, देवताओं की तरफ, एंड गॉडेस, और देवियों की तरफ। कंटिन्यूअस इंट्रैक्शंस विद लोकल नॉन आर्यन पॉपुलेशन, लोकल नॉन आर्यन पॉपुलेशन से लगातार इंट्रैक्शन होने के कारण, मिक्स होने के कारण, मिलने के कारण, बातचीत होते रहने के कारण, आल्सो लेड टू दीज चेंजेज, उसके कारण भी ये चेंज आए। दस इन द लेटर वैदिक एज, इसीलिए वैदिक काल के अंत में प्रजापति जिन्हें कहा गया एक देवता है, द क्रिएटर ऑफ ब्रह्मा और क्रिएटर और ब्रह्मा, मतलब सभी को बनाने वाले या ब्रह्मा बिकेम द सुपीरियर गॉड, उनको सबसे महान देवता माना जाने लगा। एंड इंद्रा एंड अग्नि लास्ट देयर फॉर्मर सिग्निफिकेंस, और इंद्र और अग्नि को जो पहले उनका जो जितना महत्व था वो कम हो गया। विष्णु केम टू बी रिगार्डेड एज द प्रेजर्वर, और भगवान विष्णु को प्रेजर्वर माना गया। एंड प्रोटेक्टर ऑफ द पीपुल, और जो लोगों को प्रोटेक्ट करते थे और पालन करते थे और रक्षा करते थे लोगों का। एंड शिवा एज डिस्ट्रॉयर ऑफ द यूनिवर्स, और शिव को पूरे संसार का
विनाशक माना जाने लगा। थिंक अबाउट IT, थोड़ा सा समझा दें आपको। द यज्ञ रिचुअल्स इन्वॉल्व, जो यज्ञों का रिचुअल्स था उसमें शामिल था। द यज्ञ रिचुअल्स इन्वॉल्व कंस्ट्रक्शन ऑफ अल्टार्स, वेदी, जिसमें एक वेदी बनाई जाती थी, अल्टार्स उसको कहते हैं, जिसमें आग जलाया जाता था। एंड फायर प्लेसेज यानी अग्नि, इन अ वैरायटी ऑफ शेप्स, कई शेप्स में फायर प्लेस बनाए जाते थे, सच एज आइसोसेलिस ट्रायंगल, जैसे कि समद्विबाहु त्रिभुज के रूप में, या सिमेट्रिक ट्राइपेजिया या सिमेट्रिक ट्राइपेजिया के रूप में बनाया जाता था, या रेक्टेंगल के रूप में बनाया जाता था, या फिर आयताकार बनाया जाता था। द सुलभासूत्रा डिस्क्राइब स्टेप्स टूवर्ड्स, सुलभासूत्रा में डिस्क्राइब किया गया स्टेप्स को टूवर्ड्स कंस्ट्रक्शन ऑफ दीज फिगर्स, इन फिगर्स को बनाने के मामले में, विद प्रेस्क्राइब्ड साइजेज, प्रेस्क्राइब्ड साइज, किस साइज का वो रहेगा, क्या चीज़, कौन सी पूजा किस साइज में होनी चाहिए। द साइड्स ऑफ दीज फिगर्स फॉलो द पाइथागोरियन रिलेशन, पाइथागोरियन रिलेशन, तो जो साइड्स होते थे वो फिगर्स के, वो पाइथागोरियन रिलेशन को फॉलो करते थे। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल्स 5 का स्क्वायर, इस तरह से। एंड पाइथागोरियन रिलेशन एंड 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इक्वल्स 13 का स्क्वायर, इस तरह के ट्रायंगुलर वो बनाए जाते थे पिट, जिनको वेदी कहा जाता था, अल्टर्स कहा जाता था। सच कॉम्बिनेशंस आर कॉल्ड, इस तरह के जो कॉम्बिनेशन उन दिनों बनाए जाते थे यज्ञ करने के लिए, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, ऐसे ही कॉम्बिनेशन को पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहा जाता है। देयर आर रेफरेंस टू द पाइथागोरस इक्वेशन इन, तो वहाँ रेफरेंस भी है पाइथागोरस इक्वेशन से, इन द बौद्धयाना सुलभासूत्रा, बौद्धयान सुलभासूत्रा में पाइथागोरस इक्वेशन का वर्णन भी है, रेफरेंस भी किया गया है। प्रोवाइडिंग दैट इंडियंस यूज्ड दीज लॉन्ग, कि इंडिया के लोग इसको बहुत पहले इस्तेमाल करते थे, बिफोर पाइथागोरस से पहले ही इन चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। इंडिया प्रेसिडेड द वेस्ट इन विच, तो वेस्ट से पहले ही इंडिया आगे हो चुका था। इन विच अदर डिस्कवरीज, दूसरे डिस्कवरीज के मामले में भी इंडिया सबसे पहले था। हाउ मच ऑफ आर एंशियंट नॉलेज डू बी यूटिलाइज इन आर डेली लाइफ्स, हम अपने प्राचीन नॉलेज को कितना अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं, इस बारे में हमें सोचना चाहिए। थिंक अबाउट इट। ये आपको बताया गया है। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि विष्णु को जो है पालन करता और रक्षा करता माना जाता था, लॉर्ड शिवा को यूनिवर्स का डिस्ट्रॉयर माना जाता था उन दिनों। तो अब उसी में के परिप्रेक्ष्य में आगे बढ़ते हैं। इन द लेटर वैदिक एज में विद रिलीजियस इवोल्यूशन, जैसे जैसे धार्मिक उन्नति हुई, सिंप्लिसिटी ऑफ नेचर वर्शिप वाज लास्ट, तो जो साधारण बात थी केवल नेचर की पूजा करने की, वो ख़त्म हो गई। एंड द फ्रीक्वेंसी एंड नंबर ऑफ यज्ञाज इंक्रीज, और जो फ्रीक्वेंसी थी यज्ञों की या फिर नंबर ऑफ यज्ञों की संख्या की बात थी, तो वो बढ़ गई। रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेज, जो रीति रिवाज थे और बलिदान होते थे, जिसे यज्ञाज कहा जाता था, यज्ञ कहा जाता था, बिकेम अ डेली रूटीन, ये रोज़ का रूटीन बन गया। पहले तो ये था कि विशेष अवसरों पर होता था,
लेकिन अब ये रोज का रूटीन बन गया। बिसाइड द यजनाज परफॉर्म्ड बाय किंग, जो राजा लोग यज्ञ कराते थे उसके अलावा द कॉमन पीपल परफॉर्म्ड स्मॉल यजनाज, सामान्य जनता भी छोटे छोटे यज्ञ करने लगी। ड्यूरिंग विच, जिसके दौरान घी, ग्रेन्स एंड फ्रूट्स वर ऑफर्ड टू द डीटीज, जिसमें घी, अनाज के दाने और फल अपने देवताओं को दिया जाता था, जिनकी पूजा की जाती थी उनको प्रदान किया जाता था, ऑफर किया जाता था। द रिच पीपुल एंड बिजनेसमैन कंडक्टेड बिगर सेक्रीफाइसेज, अमीर लोग या फिर व्यापारी लोग बड़े बड़े बलिदान भी करते थे। ड्यूरिंग सच यजनाज, ऐसे यज्ञों में पुरोहित्स रिसीव्ड गोल्ड, जो पुरोहित हुआ करते थे, पुजारी लोग हुआ करते थे, उन्हें सोना, एक्सपेंसिव क्लोथ्स, महंगे कपड़े, एंड लार्ज नंबर ऑफ काउज, और ढेर सारी गायें एज गिफ्ट के रूप में मिलता था इन लोगों को, दक्षिणा के रूप में, जिसे उस समय दक्षिणा कहा जाता था। गिविंग दक्षिणा वाज आल्सो अ रिचुअल एंड पीयूष ड्यूटी, दक्षिणा देना भी एक रीति रिवाज था और एक पवित्र कर्तव्य था। रिचुअलिज्म गेंड स्ट्रांग रूट्स, जो ये प्रथाएं थी इसने मजबूती से जड़ पकड़ ली। एंड इवन आ स्मॉल डिविएशन, और यहाँ तक कि छोटा सा डिविएशन वाइल परफॉर्मिंग सर्टेन वर्शिप, जब छोटा सा भी वर्शिप या पूजा होती थी, वाज कंसिडर्ड अ सिन। तो रिचुअल गेंड स्ट्रांग रूट्स, मतलब कि जो रीति रिवाज थे उन्होंने तगड़ी जड़ बना ली। एंड इवन स्मॉल डिविएशन, यहाँ की अगर थोड़ा सा भी अंतर हो जाता था, जैसा कि मतलब रीति रिवाज था उससे थोड़ा भी अंतर आ जाता, जिस समय कोई वार्षिक पूजा होती थी या फिर पूजा के समय में, तो उसे पाप माना जाने लगा। द ब्राह्मण्स वर रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग अबाउट मैनी इनोवेशंस, जो ब्राह्मण लोग थे वो बहुत सारे इनोवेशंस लाते थे, बहुत सारे आविष्कार करते थे। एंड इवॉल्विंग न्यू डॉक्ट्रिन, और नए नए सिद्धांतों का प्रतिपादन करते थे। मोर एम्फेसिस वाज लेड ऑन पेनेंस कॉल्ड तपस्या, जो सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता था वो पेनेंस पर दिया जाता था, जिसे हिंदी में तपस्या कहते हैं। विच बिकेम रिचुअलिस्टिक, जो पारंपरिक बन गया, मतलब जो रीति रिवाज बन गया। द न्यू डॉक्ट्रिन्स इंक्लूड, जो नए सिद्धांत थे जिनमें उनमें शामिल था द डॉक्ट्रिन ऑफ कर्म, कर्म का सिद्धांत, एक्शन का, धर्म ड्यूटी का सिद्धांत कीजिए, अच्छा कर्म और धर्म, अच्छे कार्य किए जाएं, धर्म का पालन किया जाए, कर्तव्यों का पालन किया जाए। एंड मोक्षा, साल्वेशन, ये तीन चीज़ें उसमें कुछ, ये तीन चीज़ों के सिद्धांत धर्म में जुड़ गए। द बिलीफ इन रीबर्थ गेंड रूट्स, पुनर्जन्म का पर विश्वास ने पूरी तरह जड़ बना ली। कॉन्सिक्वेंटली ऑल दीज इन ओकेशंस, इन सभी मामलों में स्ट्रेंथेंड द पोजीशन ऑफ ब्राह्मण्स, इन्हीं सभी मामलों के कारण ब्राह्मणों का जो स्थिति थी वो मजबूत होती गई। द ब्राह्मण्स वर सेड टू हैव, तो ब्राह्मणों को माना जाता था कि उनके पास है डिवाइन पावर्स, डिवाइन पावर्स है उनके पास, मतलब दिव्य शक्तियाँ हैं उनके पास। नो रिचुअल्स और रिलीजियस सेलिब्रेशंस वुड कमेंस, कोई भी रिचुअल या कोई धार्मिक उत्सव वुड कमेंस विदाउट द प्रेजेंस ऑफ द ब्राह्मण्स, नहीं होता था बिना ब्राह्मणों की उपस्थिति के। इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के बारे में हम अब यहाँ जानेंगे। धर्म के संबंधित व्यवस्था क्या थी, कैसे
धन का ध्यान दिया जाता था, तो उसमें आप समझें। द ऋग्वेदिक इकोनॉमी वाज प्राइमरली पास्टोरल, तो जो ऋग्वेदिक इकोनॉमी थी वो मुख्यतः पशुपालन पर निर्भर थी। फॉर आर्यंस, आर्यों के लिए कैटल वाज साइनोनियम्स विद वेल्थ, आर्यों के लिए उनके मवेशी यानी कि जानवर जो गाय भैंस एक्सेट्रा थे, गाय स्पेशली, उन्हीं को धन माना जाता था। अ वेल्दी पर्सन वाज कॉल्ड गोमट, जो धनवान लोग होते थे उन्हें गोमट कहा जाता था। गोपा एंड गोपटी, गोपा और गोपटी कहा जाता वर एपिथेट्स गिवन टू द किंग। गोपा और गोपती जो है नाम दिया जाता था, कह सकते हैं कि उपाधि दी जाती थी लोगों को जो जिनके पास ढेर सारी गायें या पशु रहा करते थे, राजा के द्वारा उपाधि दी जाती थी उनको। इन ऋग्वेदा में गोधूली इज यूज्ड एज द टर्म फॉर अ मेजर ऑफ टाइम। गोधूली जो है एक शब्द इस्तेमाल होता था समय को नापने के लिए। डिस्टेंस इज कॉल्ड गौयुटी, गौयुटी, समय को गौयुटी कहा जाता था। एंड अ डॉटर इज कॉल्ड दुहित्र, और लड़की को दुहित्र कहा जाता था। आर द वन हु मिल्क्स द काउज, और लड़कियों को दुहित्र कहा जाता था, जिसका मतलब होता था वो जो गायों का दूध निकालती है, ठीक है, दुहित्री। कंपेयर टू द लिंग्विस्टिक एविडेंस फॉर कैटल रियरिंग, जो कैटल रियरिंग का जो लिंग्विस्टिक एविडेंस से अगर हम कंपेयर करें, कैटल रियरिंग ऋग्वेदा में एग्रीकल्चर एक्टिविटीज फाइंड वेरी फ्यू रेफरेंसेज, जो खेती बाड़ी के एविडेंस हैं उनको बहुत कम स्थान मिला है, बहुत कम रेफरेंस मिला है। अपार्ट फ्रॉम योगा यावा के अलावा, यानी जिसे हम बार्ली कहते हैं, आर अदर ग्रेन्स, दूसरे ग्रेन्स आर मेंशन्ड, दूसरे अनाज के दानों के बारे में भी पता चलता है, दिखाया मेंशन किया गया है, बताया गया है। देयर आर रेफरेंसेज टू फायर बीइंग यूज्ड फॉर बर्निंग द फॉरेस्ट, इस बात के भी रेफरेंस मिलते हैं कि आग का इस्तेमाल होता था, बीइंग यूज्ड फॉर बर्निंग द फॉरेस्ट, जंगल को जलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जंगल कबर को ख़त्म करने के लिए आग लगाया जाता था। एंड द प्रैक्टिस ऑफ सेफ्टिंग कल्टीवेशन, और सेफ्टिंग कल्टीवेशन का प्रचलन था, मतलब कि एक जगह का जंगल जला करके वहाँ पर खेती बाड़ी करने लगे। कुछ दिनों बाद जब उर्वरा शक्ति ख़त्म हो जाती थी तो दूसरी जगह पर जंगल को जला करके खेत बना लेते थे और वो पुरानी जगह को छोड़ देते थे, इसी को सेफ्टिंग कल्टीवेशन कहा जाता है। तो वहाँ उस समय सेफ्टिंग कल्टीवेशन का प्रचलन था। फर्दर द एरियाज रिसीव्ड लो रेनफॉल, फिर ऐसे एरिया जहाँ पर कम बारिश होती थी, एंड द मेजर रिवर्स मेंशन्ड इन द ऋग्वेद, और जो बड़ी बड़ी नदियाँ जिनको ऋग्वेद में मेंशन किया गया है, वर नोन टू चेंज देयर कोर्सेस, और ऐसा माना जाता था कि वह अपने कोर्स को अक्सर चेंज कर देती थी, फ्रीक्वेंटली, जब भी होता था अपनी जिधर से जा रही होती थी उसका रास्ता बदल करके दूसरी तरफ से नदियाँ जाने लगती थीं। इन दीज कंडीशंस, ऐसे मामलों में द एलुवियल लैंड नियर द रिवर्स, जो एलुवियल लैंड होता था, मतलब कि दोमट मिट्टी होती थी नदियों के पास, कुड नॉट बी कल्टिवेटेड ऑन द परमानेंट बेसिस, उसको परमानेंट बेसिस पर नहीं कल्टिवेट किया जा पाता था। तो अ कंपैरिजन अर्ली वैदिक एज एंड लेटर वैदिक एज,
तो अर्ली वैदिक एज और लेटर वैदिक एज के बीच एक कंपैरिजन यहाँ बताया गया है, तो आप लोग समझें। सोसाइटी और इकोनॉमी दोनों के बारे में बताया गया है। तो जो अर्ली वैदिक एज था उसमें सोसाइटी कैसी थी यहाँ बताया गया है कि फैमिली वाज द बेसिक यूनिट, फैमिली बेसिक यूनिट हुआ करती थी। वुमेन एंजॉयड इक्वल राइट्स, औरतों को बराबर का दर्जा प्राप्त था। रिजिड कास्ट सिस्टम डिड नॉट प्रिवेल, और कठोर जाति प्रथा प्रचलित नहीं थी। गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन वहाँ चल रहा था, उस समय गुरुकुल सिस्टम चल रहा था एजुकेशन का। फूड इंक्लूड, फूड में जो शामिल था वो उसमें मिल्क, बार्ली, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड मीट, ये सब शामिल होता था। वर्शिप ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना प्रिवेल्ड, वर्शिप नेचर और नेचुरल फिनोमेना का होता था, उन्हीं का मानवीकरण करके होता था, जैसे इंद्र, अग्नि, वरुण, मित्र, सूर्य एक्सेट्रा वर्शिप, इन सब की पूजा होती थी। और अब्सेंस ऑफ टेम्पल एंड आइडल्स, मंदिरों और मूर्तियों का अब्सेंस था, मतलब उस समय मंदिर और मूर्तियां नहीं हुआ करती थी। हिम्स वर चैंटेड इन द ओपन, जो श्लोक बोले जाते थे वो खुले स्थानों पर बोले जाते थे। वर्शिप ऑफ फोर फादर्स एंड बिलीफ इन लाइफ आफ्टर द डेथ प्रिवेल्ड, तो अपने पूर्वजों की पूजा और जो है वो क्या कहते हैं मौत के बाद भी, एंड बिलीव इन लाइफ आफ्टर डेथ, मौत के बाद भी जीवन होता है, ये इस बात में विश्वास प्रचलित था। और ये अर्ली वैदिक पीरियड का ही इकोनॉमी की बात की जा रही है। इन द बिगनिंग द मेन ऑक्यूपेशन वाज डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, अर्ली वैदिक पीरियड के बिगनिंग में जो उनका मेन ऑक्यूपेशन था लोगों का वो पशुपालन था। एंड एग्रीकल्चर वाज सेकेंडरी, और खेती बाड़ी वो अपना सेकेंड रूप लेती थी, खेती बाड़ी को उतना महत्व नहीं दिया जाता था। कैटल वाज द इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ वेल्थ, जो कैटल हुआ करते थे उस समय के, तो वो महत्वपूर्ण सोर्स थे धन का। मैनी इंगेज्ड इन ट्रेड एंड कॉमर्स, बहुत सारे लोग ट्रेड और कॉमर्स में भी लगे हुए थे। डाइंग, एम्ब्रॉयडरी, मतलब कि डाई करना मतलब कलर करना, और एम्ब्रॉयडरी करना कढ़ाई बुनाई करना। कारपेंट्री, वीविंग बढ़ईगिरी और कपड़ों की बुनाई या बर्तन का बनाना। क्राफ्ट्स इन गोल्ड में किसी चीज़ का क्राफ्ट बनाना। एंड आयरन वर इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन, और लोहे के चीज़ों का बनाना, ये उन लोगों का मेन काम धंधा था। ये सब अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में हमने आपको बताया कि क्या था। और दूसरा यहाँ लेटर वैदिक पीरियड के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो लेटर वैदिक पीरियड में क्या होता था, जॉइंट फैमिली सिस्टम प्रिवेल्ड, जॉइंट फैमिली सिस्टम प्रिवेल्ड था। सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन द स्टेटस ऑफ वुमेन, वुमेन का स्टेटस में काफ़ी गिरावट आ गई थी। द कास्ट सिस्टम वाज बिकम रिजिड, कास्ट सिस्टम कठोर हो गया था, जाति प्रथा कठोर हो गई थी। गुरुकुल सिस्टम वाज फर्दर इनलार्ज्ड, गुरुकुल के सिस्टम थोड़ा और बड़ा हो गया था। कंजस्शन ऑफ मीट वाज रिड्यूस्ड, मीट का खाना थोड़ा कम हो गया। राइस बिकेम स्टेपल सीरियल, और चावल जो है मुख्य भोजन बन गया। रीजन्स बिकेम मोर कॉम्प्लेक्स, रिलीजन ज़्यादा जो है कॉम्प्लेक्स हो गए, ज़्यादा कई चीज़ों जुड़ गई उसमें, जिससे कि वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए। तो ब्राह्मण, रामा एंड कृष्णा, राम और कृष्ण एज इनकारनेशंस ऑफ विष्णु, राम और कृष्ण को विष्णु के इनकारनेशन के रूप में, अवतार के रूप में जो है मान्यता मिली। एंड शिवा केम टू बी वर्शिप्ड, और भगवान शिव की पूजा होने लगी। ब्राह्मण्स इंट्रोड्यूस्ड मेनी रिचुअल्स, ब्राह्मणों ने बहुत सारे रीति रिवाज बनाए। एंड मेड देयर पोजीशन सिक्योर,
और अपने पोजीशन को उन लोगों ने सिक्योर बनाया, सुरक्षित बनाया। फेथ इन सुपरस्टिशंस एंड स्पेल्स, तो ईश्वर में विश्वास रखना और जो जादू मंत्र होते हैं उनमें विश्वास रखना, ये बढ़ गया। न्यू प्रिंसिपल्स लाइक पेनेंस, नए सिद्धांत जैसे कि भक्ति, डॉक्ट्रिन ऑफ कर्म का सिद्धांत, धर्म का सिद्धांत और मोक्ष का सिद्धांत, ये सब डेवलप हुआ इस काल में, लेटर वैदिक एज में, बाद वाले वैदिक काल में। तो एग्रीकल्चर बिकेम द चीफ ऑक्यूपेशन वाइल डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स आल्सो कंटिन्यूड। एग्रीकल्चर चीफ ऑक्यूपेशन बन गया, जबकि डोमेस्टिकेशन जो एनिमल्स का था, पशुपालन जो है वो जारी रहा। लैंड वाज द इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ वेल्थ, जमीन जो है महत्वपूर्ण सोर्स बन गया धन का। ट्रेडर्स गाइड्स हैड कम अप एंड ट्रेड हैड बिकम वेरी इम्पॉर्टेंट। तो ट्रेडर्स के गाइड्स सामने आए और ट्रेड जो है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया, बिजनेस करना महत्वपूर्ण होता चला गया। बिसाइड्स ऑक्यूपेशंस के अतिरिक्त आप अर्लियर पीरियड के ऑक्यूपेशन के अतिरिक्त मेनी न्यू ऑक्यूपेशंस, बहुत सारे नए ऑक्यूपेशंस भी आ गए, नए काम धंधे भी हो गए, जैसे कि फिजिशियन मतलब दवाएं देने वाले, और म्यूजिशियन संगीत बजाने वाले, संगीत वाले, और मेनी अदर प्रोफेशंस इमर्ज्ड, और बहुत सारे दूसरे प्रोफेशंस भी सामने आए, उभरे, लोगों को काम धंधा मिला। तो मेजर चेंजेज इन द इकोनॉमी टुक प्लेस। इकोनॉमी में बहुत सारे चेंजेज आए ड्यूरिंग द लेटर वैदिक फेस में। इम्पॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर, लेटर वैदिक फेस मतलब बाद के वैदिक काल में। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी का महत्व, ग्रीव ड्यूरिंग दिस फेस, वो इस फेस में बढ़ गया, खेती बाड़ी का महत्व इस समय में बढ़ गया। द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर इन द लेटर वैदिक पीरियड, जो ग्रोथ वाला लेटर वैदिक पीरियड में खेती बाड़ी का, वाज मेड पॉसिबल बाय द अवेलेबिलिटी ऑफ वास्ट ट्रैक्ट्स ऑफ फर्टाइल एलुवियल लैंड्स। तो अवेलेबिलिटी ऑफ वास्ट ट्रैक्ट्स ऑफ, तो वैदिक पीरियड मेड पॉसिबल इसलिए संभव हुआ क्योंकि जो है बड़े बड़े फर्टाइल लैंड मतलब उपजाऊ ज़मीन मिल गई, एलुवियल लैंड मिल गई, जिनमें दोमट मिट्टी होती थी, उपजाऊ मिट्टी होती थी गंगा यमुना के दोआब में, और एंड द मिडिल गंगा वैली, और गंगा वैली के बीचों बीच में। बोथ आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी सोर्सेज डेपिक्ट, दोनों ही, चाहे वो आर्कियोलॉजिकल हों या फिर लिखित सोर्सेज हों, द इंट्रोडक्शन ऑफ राइस एज द स्टेपल डाइट ऑफ द पीपल, दोनों ही ये बताते हैं कि लोगों के भोजन में चावल की शुरुआत हो चुकी थी। द वैदिक टेक्स्ट मेंशन बिरही, वैदिक टेक्स्ट में लिखा है बिरही, और तंदुला एंड साली, इन चीज़ों का नाम मिलता है, डिनोटिंग राइस, जो राइस को डोनेट करता है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता था। द लेटर वैदिक टेक्स्ट आल्सो रेफर टू ऑक्सन योक्ड टू द प्लाउ, लेटर वैदिक टेक्स्ट में ये भी दिखाया गया है कि बैल जो है हल जोतने का काम करने लगे थे। सजेस्टिंग द प्रिवेलेंस ऑफ प्लाउ कल्टीवेशन, जो इस बात का सुझाव देता है कि अब खेत की जुताई करके खेती बाड़ी होने लगी थी। टुवर्ड द एंड ऑफ दिस पीरियड, इस पीरियड के अंत तक आयरन प्लाउ शेयर्स एंड मेटल टूल्स वर यूज्ड, तो अलाउड आयरन के, लोहे के बने हुए प्लाउ शेयर्स माने फाल, एंड मेटल टूल्स, और मेटल के औजार, धातु के औजार
वर यूज्ड इस्तेमाल होते थे, एंड अ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स वर कल्टिवेटेड, और अनेकों तरह के फसलें उगाई जाती थीं। द क्राफ्ट्समैन मेंशन्ड इन द वैदिक टेक्स्ट, जो क्राफ्ट्समैन को वैदिक टेक्स्ट में बताया गया है उनमें शामिल थे लेदर वर्कर्स, चमड़े का काम करने वाले, चर्मकाराज, और बेलरिथ्स नाम आया है जिसका मतलब है रथाकाराज, रथ को बनाने वाले, ब्लैक स्मिथ मतलब लोहार, लोहे का काम करने वाले, एंड पॉटर्स यानी कुलाला मतलब बर्तन बनाने वाले, एंड कारपेंटर्स और बढ़ई, टक्सन कहा गया है। हाउएवर, हालांकि द नन ऑफ दीज ग्रुप्स, इन ग्रुप्स में से कोई भी, वर कंसिडर्ड एज ऑफ लो स्टेटस, इनमें से किसी को भी लो स्टेटस का नहीं माना जाता था। वीविंग सीम्स टू हैव बीन अ डोमेस्टिक क्राफ्ट, बुनाई जो है घरेलू काम बन गया था ऐसा लगता है। वूल ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीप से ऊन निकाला जाता था, भेड़ों से ऊन निकाला था। वाज द मोस्ट कॉमन रॉ मटेरियल, ये मुख्य कॉमन रॉ मटेरियल था। कॉटन इज नॉट मेंशन्ड, और कॉटन के बारे में हमें कोई सूचना नहीं मिलती है, लिखा हुआ नहीं मिल पा रहा है। इसके अलावा ट्रेड के बारे में बात करें तो ट्रेड ड्यूरिंग द लेटर वैदिक फेज एग्रीकल्चरल सरप्लस लेड टू ट्रेड, लेटर वैदिक पीरियड में ट्रेड शुरू हुआ। एग्रीकल्चरल चीज़ें जब ज़्यादा हो जाती थी तो एक जगह से दूसरी जगह बेची जाती थी। गिविंग राइज टू मार्केट्स, जिसके कारण बाजार का उदय हुआ। फ्रॉम विच डेवलप्ड टाउन्स एंड सिटीज, और उसके बाद में डेवलप हुए कस्बे और शहर बने। दस ट्रेड बिकेम द पाइवोट अराउंड विच, मतलब बिजनेस ही बना वो खंभा जिसके चारों ओर द होल टाउन एंड सिटी लाइफ मूव्ड, पूरा कस्बे या शहर का जीवन घूमता था। ऑल्दो द आर्यंस हैड इंट्रोड्यूस्ड कॉइन्स, भले ही आर्यंस ने सिक्कों को इंट्रोड्यूस कर लिया था, सिक्के का निर्माण हो गया था। बार्टर सिस्टम वाज स्टिल डोमिनेंट, बार्टर सिस्टम अभी भी प्रचलित था इन ट्रेड बिजनेस में विद अदर कंट्रीज, दूसरे देशों के साथ। ऑक्यूपेशन मतलब काम धंधे, तो काम धंधे क्या थे उन लोगों के। बिसाइड्स एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के साथ साथ एंड ट्रेड, एग्रीकल्चर और ट्रेड के साथ साथ अदर इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशंस इंक्लूडेड, दूसरे महत्वपूर्ण काम धंधे थे जिनमें शामिल था डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स का पालन करना। क्राफ्ट्स इन वेरियस मेटल्स, अनेकों मेटल्स में क्राफ्ट का काम, चाहे वो लोहा, सोना, चांदी, कोई भी उन मेटल्स में जो क्राफ्ट का काम होता था। कारपेंट्री, बढ़ईगिरी, पॉटरी, बर्तन बनाने का काम, फिशरी, मछली पकड़ने का काम, ये सब काम था एक्सेट्रा। वुमेन वर इंगेज्ड इन स्पिनिंग, जो औरतें थीं वो कताई बुनाई का काम करती थीं, और डाई का काम करती थीं। तो इस तरह से ये वैदिक पीरियड चैप्टर का अंत होता है, और हमें लगता है कि आप लोग इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और इनके क्वेश्चन आंसर्स भी सॉल्व करने में सक्षम होंगे। और अगर संभव हुआ तो आगे चल करके एनुअल एग्ज़ाम से पहले हम इन सारे क्वेश्चन आंसर्स को भी आपको सॉल्व करके बता देंगे। धन्यवाद।